हेलो। देखिए, आज हम रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे जो 2018 में वीडियो के एग्ज़ाम में पूछा गया था 22 और 23 दिसंबर को। कंप्लीट हम लोग पहले पेपर को एनालिसिस करेंगे कि पेपर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है और हमें कैसे तैयारी करनी है। और आज से ये डेली लेक्चर आपको मिलेगा रीजनिंग के लिए। शाम को 6 बजे आपको डेली लेक्चर मिलेगा रीजनिंग से संबंधित। हमने टारगेट रखा है कि वीडियो के एग्ज़ाम में हमें 250 प्लस नंबर लेके आना है, ताकि हमें कट ऑफ की कोई चिंता ना रहे। 300 में से 250 प्लस नंबर लेके आना है और उसके लिए हम अभी से जी जान लगा के तैयारी करेंगे। और रीजनिंग का जो भी पोर्शन होगा वो हम कंप्लीट आप लोगों को कराएंगे। उसके बाद हिंदी और जीएस आप लोग खुद करेंगे। उसमें भी यदि हमारा कोई सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर आप लोगों को अपडेट करेंगे। देखिए, इस समय हम कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं और हाई कोर्ट में हम भी काम करते हैं, तो समय की बहुत कमी रहती है, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन कोशिश करेंगे कि अब से रेगुलर वीडियो आपको 6 बजे मिला करेगा। 6 बजे शाम को हर रोज़ एक वीडियो ज़रूर मिलेगा वीडियो से संबंधित, जिसमें हम रीजनिंग को टारगेट करके रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके साथ साथ हिंदी और जीके जीएस का भी जो क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे। यदि आप लोगों को ये कंप्लीट पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम रीजनिंग का कंप्लीट देखते हैं पेपर। ये पार्ट 1 होगा, क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम 25 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करें। तो देखिए, 51 से स्टार्ट हुआ है। 51 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें विषम शब्द को पहचानना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो विषम शब्द पहचानने वाले क्वेश्चन हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। तो इस पे आप लोगों को कमांड बनाना है और इसके लिए आप लोग की वो एक बुक हमने सजेस्ट किया था, उस बुक को आप लोग पढ़िएगा। नहीं तो आप लोग तैयार रहिएगा, हम उस बुक को पूरा जितना दिया है सारा कुछ कराएंगे। इसमें जीके का काफ़ी रोल होता है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में। तो देखिए, इसमें क्या होगा सही ऑप्शन। इसमें दिया है गेंडा, शेर, भेड़िया और बाघ। तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं, एक कैटेगरी के जानवर हैं, और गेंडा क्या है, अलग कैटेगरी का जानवर है। मतलब कि ये तीनों मांसाहारी जानवर हैं और गेंडा क्या है, शाकाहारी जानवर है, इसलिए हम लोग इसको अलग रखेंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसको पहचानने का सिर्फ एक तरीका है। आपको सभी फिगर पे ध्यान नहीं देना है कि कितना फिगर है कितना नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना है। एक सिंबल को पकड़िए और उस सिंबल को पकड़ने के बाद आप देखिए, इसका मैच इससे कराया गया है, तो पूछा गया है कि इसका मैच किससे होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, एरो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एरो को फिर से यहाँ पे क्या कर दिया गया, सीधा कर दिया गया है। तो सबसे पहले एलिमिनेट कीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल है, तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल आया है यहाँ पे, तो देखिए ये नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। अब 2 जगह ट्रायंगल आया है, लेकिन इसका शेप क्या है, मतलब इसका डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में दिया गया है। तो हम लोग पहले इससे डिसाइड करते हैं कि ये क्या होगा। देखिए, एरो पहले इस तरह था, अब क्या हो गया, इस तरह हो गया। तो एरो को हम लोग ऐसे ले जाके सीधा करेंगे। वैसे ही ये जो ट्रायंगल है इस टाइप का है, तो इसको जब हम सीधा करेंगे तो ये ट्रायंगल कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, एक फिगर को हमने पकड़ा और क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। हमें सारे फिगर को नहीं देखना है कि सारे फिगर को देखेंगे तो टाइम भी लगेगा और क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर देगा आपको। चलिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या हमारा सही है। देखिए, इसमें भी विषम शब्द आपको पहचानना है, तो इसमें आप लोगों को ये देखना है कि कौन पार्क कहाँ है। अब देखिए, जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, रणथंभौर राजस्थान में है, बांधवगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, और तुंगभद्रा कर्नाटक में है। तो यहाँ पे देखिए, जो तुंगभद्रा है वो दक्षिण भारत का पार्क है और ये तीनों क्या है, उत्तर भारत का है। इससे एक डिफरेंस आपको मिल गया। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये तीनों जो पार्क हैं इसमें आपको टाइगर को रखे जाते हैं और इसमें ये पर्टिकुलर
वैसा विशेष नहीं है। तो ये तीनों किसके लिए जाने जाते हैं? टाइगर के लिए जाने जाते हैं और उत्तर भारत में हैं, इसलिए ये तीनों समान है और तुंगभद्रा क्या है? अलग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा। सेम क्वेश्चन इसमें भी विषम शब्द आपको पहचानना है कि विषम क्या है। अब देखिए इसमें ये सब बैंक दिए गए हैं, लेकिन एक सेबी क्या है? सेबी शेयर मार्केट से डील करता है, ये बैंकिंग सेक्टर से नहीं डील करता है। बाकी सब भी जो हैं वो बैंकिंग सेक्टर से डील करते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा बी हो जाएगा, सेबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी पे आधारित है कि इसमें समानता दिखाया गया है कि कौन सा समान है। तारापुर, कुंडलकुलम, कैगा, काकरापार, कलपक्कम, नरोरा, ये सब क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसमें रावत भाटा भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये राजस्थान में है। तो इसका सिमिलर क्या हो गया? बी। तो यही हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे दोनों पेपर में। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए इसमें दिया है 25 पर्यटकों को समूह में 10 गुजराती बोलते हैं, 12 मराठी बोलते हैं और 5 गुजराती के साथ साथ मराठी भी बोलते हैं। उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो न तो गुजराती बोलते हैं ना ही मराठी बोलते हैं। तो इसमें आप 2 वेन डायग्राम बना लीजिए। इस तरह 2 वेन डायग्राम बनाएंगे। एक हो गया गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले और दूसरा हो गया मराठी लैंग्वेज बोलने वाले। गुजराती के कितने बोलने वाले हैं? 10 हैं और मराठी 12 हैं। और जो 5 हैं ये दोनों बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं और मराठी भी बोलते हैं। तो देखिए गुजराती वाला ये सिंबल है, ये सर्किल है, तो इसमें 5 पहले से आ गया और बोलते कितने हैं? टोटल 10। तो यहाँ पे 5 और हो जाएगा और यहाँ पे कितना है? 12। 5 पहले से यहाँ आ गया है तो ये कितना होगा? 7 हो गया। 7 अब इसको जोड़ लीजिए, 5 5 10 और 7 17। टोटल लोग कितने हैं? 25। तो 17 लोग या तो गुजराती बोलते हैं या मराठी बोलते हैं या दोनों बोलते हैं, लेकिन जो बच गए वो क्या है? दोनों में से कोई नहीं बोलता है। तो 17 में से 25 में से हम 17 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर 8 आ जाएगा। तो इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं इस वेन डायग्राम के क्वेश्चन को। चलिए एक और वेन डायग्राम हम देखते हैं, उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए 38 छात्र हैं, इसमें 18 को क्रिकेट पसंद है, 20 को फुटबॉल पसंद है और 15 को चेस पसंद है। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। और इसमें से देखिए इस टाइप का 3 वेन डायग्राम आ गया। तो सबसे पहले 3 वेन डायग्राम बना लीजिए, 1 2 और 3 हो गया। अब देखिए 38 छात्र हैं, ये हो गया क्रिकेट का और ये हो गया फुटबॉल का और ये हो गया चेस का। यहाँ पे चेस हम कर देते हैं। अब देखिए 18 छात्र क्या है? क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो यहाँ पे 18 हमने लिख दिया। 20 छात्र फुटबॉल को, तो यहाँ पे हमने 20 लिख दिया। और 15 चेस को, तो यहाँ पे 15 हमने लिख दिया। अब देखिए 8 छात्र, केवल 8 छात्र हैं जो क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। ये 8 छात्र इन दोनों में हैं, इन दोनों में मतलब 8 यहाँ होगा। उसके बाद इसमें दिया भी है और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। मतलब 8 छात्र जो हैं इसमें से 3 लोग ये तीनों गेम को पसंद करते हैं। तो 3 को यहाँ पे रख दीजिए और 8 में से 3 गया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 लोग क्रिकेट चेस और क्रिकेट को पसंद करते हैं और 3 लोग क्या करते हैं? तीनों को पसंद करते हैं। तो देखा जाएगा क्रिकेट और चेस को, तो 8 लोग आपका आंसर आ गया। उसके बाद क्या बोला है? अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। 7 स्टूडेंट और हैं जो क्रिकेट ओनली क्रिकेट को पसंद करते हैं। ये क्रिकेट का है तो 7 स्टूडेंट केवल क्रिकेट को पसंद करते हैं और 6 स्टूडेंट केवल चेस को। तो 6 स्टूडेंट हो गए केवल चेस को। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल? अब देखिए इतना दिया है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं? केवल फुटबॉल को पसंद करने वाले। तो हमें इस फिगर को भरना है और इस प्लेस को भरना है। तो देखिए चेस में कितने हैं? 15। तो 6 और 5 11 और 11 और 3 कितना हो गया? 11 3 14। और तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट आएंगे? 1 स्टूडेंट। और इसको देखिए 7 3 10 और 10 5 15। 15 में से 18 में से 15 घटेगा तो ये हो गया 3। मतलब 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ और 1 यहाँ। तो 3 3 6 1 7 लोग यहाँ पे हो गए। और टोटल है कितने स्टूडेंट फुटबॉल के पसंद करने वाले? 20।
तो 7 यहाँ पे आ गए, तो ओनली 13 स्टूडेंट होंगे जो केवल फुटबॉल को पसंद करते होंगे। इसमें फिगर में आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम पेपर आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो उसमें आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को लगाइएगा, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्या है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, और इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, एक अस्पताल में कुछ मरीज डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में परामर्श के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। 40 रोगियों को मधुमेह, 30 रोगियों को उच्च रक्तचाप और 22 रोगियों को मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप दोनों हैं, जबकि 17 रोगियों को न तो मधुमेह है न ही उच्च रक्तचाप है की समस्या है। अस्पताल में प्रतीक्षा कितने लोग कर रहे हैं? अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखिए, हम लोग 2 डायग्राम बनाएंगे, 2 सर्किल, क्योंकि इसमें 2 ही रोग की बात की गई है, एक मधुमेह की और एक ब्लड से रिलेशन हाई ब्लड प्रेशर की मरीज हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 लोगों को मधुमेह है, तो यहाँ पे 40 नीचे लिख देते हैं। यहाँ पे 40 लोगों को मधुमेह है और 22 और 30 लोगों को उच्च रक्तचाप, 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और 22 रोगियों को मधुमेह और उच्च रक्तचाप दोनों हैं। तो यहाँ पे 22 क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। और उसके बाद 17 ऐसे हैं जिनको ना मधुमेह है ना ही उच्च रक्तचाप, मतलब ये आए हैं उनके साथ, तो 17 को हम अलग रखते हैं। अब देखिए, इसको पहले हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये जो बी वाला सर्किल है, इसमें 22 पहले से हो गए और टोटल मरीज कितने हैं? 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे जो मधुमेह के बीमारी वाले हैं, डायबिटीज के, इसमें 40 पेशेंट हैं, 40 में से 22 तो आ गए यहाँ, तो यहाँ पे कितने हो जाएगा? 18। तो 18 ये हो गए। अब सबको हम जोड़ देंगे, यहाँ पे कितने टोटल हो गए? तो देखिए 18 22 कितना हो गया? 40, और 40 और 8 कितना हो गया? 48, और 48 में 17 हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि 17 क्या है? विदाउट एनी डिजिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसमें जोड़ेंगे तो 17, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 4 1 5 और 6, तो टोटल मरीज कितने हो गए? आपके 65 हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 65 ये लोग हैं जो बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि मरीज की बात की जाएगी तो देखिए 17 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मरीज तो है नहीं, लेकिन हमें सभी लोगों को बोला है रोगी प्रतीक्षा, हाँ यही होगा, 65 ही इसका आंसर होगा। टोटल कितने हैं? तो 65 हो गए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संगीत कक्षा में 12 बांसुरी बजा सकते हैं, 11 गिटार बजा सकते हैं और ये 10 वायलिन बजा सकते हैं। अब देखिए, ये भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। 1 फिगर, 2 फिगर और ये हो गया 3 फिगर। 12 छात्र बांसुरी, यहाँ पे बांसुरी 12 छात्र, और गिटार कितने बजाते हैं? 11, और कितने? 10 वायलिन बजाने वालों की संख्या कितनी है? 10। अब बोला है कि 6 छात्र बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं, बांसुरी के साथ साथ गिटार भी बजा सकते हैं, और उनमें से 3 छात्र वायलिन भी बजा सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच में 6 छात्र होने चाहिए जो गिटार और बांसुरी दोनों बजाते हैं, और इनमें से 3 लोग ऐसे हैं जो वायलिन भी बजाते हैं। तो 3 को क्या कर देंगे? 3 लोग हैं जो तीनों बजाते हैं, और 3 क्या हो गए? बांसुरी और गिटार बजाते हैं। तो 6 लोग हो गए। उसके बाद आगे देखिए, 3 छात्र केवल गिटार बजाते हैं, 3 छात्र यहाँ पे केवल गिटार बजाते हैं, 4 छात्र केवल वायलिन बजाते हैं, 4 छात्र यहाँ पे हो गए केवल वायलिन बजाते हैं। कितने छात्र केवल बांसुरी बजा सकते हैं? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से हमें पढ़ना है और देखना है। अब यहाँ पे देखिए, इसका आंसर लाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं वैसे करेंगे तो कोई कठिनाई आपको नहीं होगी। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं कि गिटार और वायलिन कितने लोग बजा सकते हैं। अब देखिए, गिटार बजाने वालों की संख्या कितनी है? 11 है। तो पहले से कितने आ गए हैं? 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब वायलिन बजाने वालों की संख्या कितनी है? 10 है। तो 10 में से कितने आ गए? 3 2 5 और 5 4 9, तो यहाँ पे कितने? 1 आ जाएंगे।
टोटल इनकी संख्या 10 हो गई और इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। अब यहाँ पे देखिए कितने लोग बांसुरी बजाते हैं, तो पहले से कितने आ गए, 3 3 6 और 1 7, तो 7 लोग पहले से आ गए हैं, तो 5 लोग क्या होंगे, केवल बांसुरी बजाते होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको वेन डायग्राम को कठिन माना जाएगा और इसको सॉल्व करने का जैसे हम प्रोसेस बताए हैं वैसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी इजी से सॉल्व होगा। डायरेक्ट आप इसका आंसर निकालेंगे तो कभी नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फिगर काउंटिंग क्वेश्चन है। इसमें अब पूछा गया है कि टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितनी है, आयतों की संख्या कितनी है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक बड़ा वाला हो गया और 1 2 3, तो इसका आंसर आएगा 3। 3 के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिगर काउंटिंग देखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जब भी त्रिभुज का क्वेश्चन हो तो आप छोटे से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 6 के बाद ये हो गया 7, फिर 8, 8 के बाद यहाँ भी 9, 9 के बाद 10, 10 हो गया। 10 के बाद 11 और 11 के बाद 12 और फिर ये वाला 13 14 15 और एक बड़ा वाला 16। तो इसमें टोटल फिगर कितने होंगे, टोटल त्रिभुज 16 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पासा से रिलेटेड है। इसमें बताया है कि मानक पासा वह है जिसमें अपोजिट सरफेस का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो इसमें आप लोग काउंट कीजिए कि पूछा क्या है, इसमें पूछा क्या है पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे दी गई आकृति में से किसे अगर मोड़ा जाए तो मानक पासा बन सकता है। अब देखिए मानक पासा कौन सा बन सकता है। यहाँ पे पहले वाले आंसर पे हम लोग मार्क करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 और 5 अपोजिट सरफेस है, 7 हो गया। 1 और 3 4 होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला गलत हो गया। फिर यहाँ पे 2 और 5 7 हो गया और 3 4 7 और 6 1 7, तो ऑप्शन ये हो गया। आगे बढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अब यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चली। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डायरेक्शन आप लोग जानते ही हैं, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट और ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। इस तरह का डायरेक्शन होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। 8 किलोमीटर क्या हो गया, ये ईस्ट की तरफ गई, पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद क्या बोला है, फिर 90 डिग्री सुई के विरुद्ध मतलब एंटी क्लॉक घूम गई और एक झील पर पहुंची और उससे पहले उसने 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। एंटी क्लॉक मतलब ये, और ये दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। तो उसके घर से दूरी कितनी होगी झील की, तो बस इसको पूछा गया। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगा देंगे तो ये 8 और 15 पे जो पाइथागोरस ट्रिपले निकलता है तो ये इसका मान 17 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे और उसको रूट में निकालेंगे तो ये 17 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना स्टेटस देखिए कि आप कितने पानी में हैं और आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। देखिए दीपक अपने कार्यालय से निकला और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। दीपक को मान लीजिए कि यहाँ है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ये चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ गया तथा अपने घर पहुँचने के लिए, अब देखिए बाईं ओर मुड़ना दाईं ओर मुड़ना, इसका सिंपल सा एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं। आप मान लीजिए कि यहाँ पे खड़े हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि बाईं ओर मुड़ना और दाईं ओर मुड़ना, तो इसमें आपको क्या करना है, जब भी राइट हैंड साइड मुड़ने को कहा जाएगा तो ये वाला डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे तो ये किस तरह मुड़ेगा, राइट की तरफ। और इधर जब आप मुड़ेंगे तो ये कितना एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो आपको बार बार पेज नहीं मोड़ना है। कई लड़कों को देखे हैं अपने कोचिंग में भी कि वो लड़के क्या करते हैं, पेज को मोड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। यदि राइट हैंड साइड चलना है तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट हैंड साइड चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, बस इतना याद रखिए। तो देखिए पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं ओर
मतलब एंटी क्लॉक कहाँ, ऊपर की ओर गया तथा अपने घर तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चला। तो ये दूरी कितना हो गया, 12 किलोमीटर। फिर मदन, अब देखिए यहाँ पे दीपक था और ये दीपक का डायरेक्शन है। अब मदन को देखते हैं। मदन जो कि उसी कार्यालय में काम करता है, उसने अपने कार्यालय से निकला और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। ये पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चले हैं और फिर बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए बाईं ओर मुड़ा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर चल जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इधर नहीं चलना है, इधर चलना है। ये किधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चला और 12 किलोमीटर ये भी चले, इधर गए 12 किलोमीटर ये भी चला। पूछा दीपक और मदन के घर की लघुत्तम दूरी क्या है। यहाँ भी देखिए ट्रिपलेट काम करेगा, इसको इसको मिला देंगे और इसको इसको मिला देंगे तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। तो 12, 5 पर 13 ये एक ट्रिपलेट है, इसको याद रखिए। 8, 15, 17 ये एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट है। तो इसको याद कर लेंगे तो निकालने में काफ़ी समय नहीं लगेगा और जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो ये आएगा 13 और ये भी आएगा 13। तो 13 और 13 कितना हो गया, टोटल दूरी 26 हो गया। तो इसी तरह हम लोगों को क्वेश्चन लगाना है और इजी वे में लगाना है। हमारा 43 नंबर आया था, तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम 2017 से कोचिंग पढ़ा रहे हैं और इस समय भी हम अपना कोचिंग चला रहे हैं। कोचिंग में लगभग 100 से ज़्यादा लड़के हैं, तो सबको हम पढ़ाते हैं रीजनिंग और मैथ। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन अब से हम डेली आप लोगों को अपडेट करेंगे रीजनिंग के पोर्शन से और उसको आप लोगों को करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे दी गई आकृति में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों समान है। अब दर्पण प्रतिबिंब जानते हैं कि ये वाला होता है कि ये सामने कोई फिगर दिखा है तो इसमें, और जल प्रतिबिंब नीचे होता है, यहाँ कोई वस्तु रखा है तो इसमें क्या फिगर वो बनेगा। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब किसे बोलते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इस फिगर को सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए ये 4 फिगर दिए गए हैं और चारों में से बोला गया है कि कौन सा ऐसा फिगर है जो दर्पण प्रतिबिंब भी और पानी वाला जो जल प्रतिबिंब भी दोनों में समान होगा। तो हम लोग एलिमिनेशन का मेथड अपनाएंगे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन का मेथड अपनाइए, उससे काफ़ी आसान हो जाता है। अब देखिए इसको हम लोग दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये तो सेम आएगा, लेकिन जल प्रतिबिंब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे चला जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब सेम होगा, लेकिन जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए ऊपर है और ये चला जाएगा नीचे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जल प्रतिबिंब ये ऊपर एक त्रिभुज निकला है, त्रिभुज टाइप का, तो ये चला जाएगा नीचे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। बच गया कौन, डी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका जल प्रतिबिंब भी और दर्पण प्रतिबिंब दोनों भी समान होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पासा से क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, नीचे दिए गए कागज के सामने की ओर अंक चिन्हित किए गए हैं, पीछे कुछ भी लिखा गया नहीं जा सकता। तो कागज के अंक ये सब देखिए पासा को मोड़ा गया है और उससे बताया गया है कि कौन सा पासा इसका आंसर होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 2, 1 और 6, 2, 1, 6, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है। अब यहाँ पे इसको आप लोग फिगर को देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान फोकस कीजिए। यहाँ पे देखिए यदि 2 फ्रंट पे आएगा तो ऊपर आना चाहिए 1 और साइड में आना चाहिए 1, तो 2 फ्रंट पे नहीं है, 1 फ्रंट पे है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन को हम लोग करेक्ट करते हैं। अब 5 को फ्रंट पे यदि आ रहा है तो 4 कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। अब देखिए 4 को हम लोग यहाँ से काट के नीचे लगा देंगे तो 4 फ्रंट पे आ गया, तो 4 फ्रंट पे आ गया, यहाँ पे 5 फ्रंट पे है। यदि यहाँ पे 5 फ्रंट पे है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4 फ्रंट पे है और 5 और 6 साइड में, तो ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। कैसे होगा, यहाँ पे आप 4 को ला देंगे तो 4 फ्रंट पे आ गया, ऊपर आ गया आपका 5 और साइड में आपका आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा
डी को मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। यदि बाहरी आकृति को घड़ी की सुई के अनुसार 270 से और अंतस्थ मतलब अंतर वाले वृत्त आकृति को सुई के विरुद्ध 270 घुमाया जाए तो नीचे दी गई आकृति मूल से कौन समान होगी। अब देखिए 270 मतलब एक बार राइट क्लॉक फिर राइट, इस तरह हम लोग इसको मूव कराएंगे और देखेंगे कि कौन सा समान है। अब देखिए इल्यूमिनेशन मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे और इल्यूमिनेशन मेथड से हम लोग का क्वेश्चन सही होता है कि गलत, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए इसके अंदर नीचे सर्किल दिया है तो सर्किल में कोई अंतर नहीं पड़ेगा चाहे जितना घुमाइए। और बाहर वाले को देख लेते हैं। यदि हम इसको घुमाते हैं, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे कर दिए, पहले देखिए यहाँ पे करेंगे तो इसका जो शीर्ष है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसको हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये फिगर कैसे बनेगा, ये फिगर आपका ऐसे बन जाएगा और देखिए ऐसे बन गया, जबकि ये क्या है, इसके इक्वल नहीं है। आधार आपका यहाँ पे आ गया और आधार कहाँ है, नीचे है, तो ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को, इसके बाहर वाले फिगर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, अंदर वाले फिगर को हम लोग केवल एक शीर्ष पकड़ते हैं, इसी को हम लोग मूव करेंगे। 90 डिग्री ऐसे घुमाएंगे तो शीर्ष आपका यहाँ पे आ गया, 90 डिग्री हम यहाँ पे घुमाएंगे तो शीर्ष यहाँ पे आ गया, और फिर से 90 डिग्री हम लोग घुमाएंगे तो यहाँ पे आ गया। क्या पहले से शीर्ष यहाँ पे है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, आपका कट गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को देखिए। इसको बाहर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे जितना भी घुमा ले, अंदर वाले को हमें घुमाना है, अंदर वाले को क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए इसको हम लोग घुमा के यहाँ लाएंगे, सेम फिगर, इसको घुमा के यहाँ लाएंगे, सेम फिगर, इसको घुमा के यहाँ लाएंगे, सेम फिगर। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो आप लोग एल्यूमिनेशन मेथड का अप्लाई कीजिए और उसके अनुसार क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछा गया है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दोनों सेट में पूछा गया है और ये काफ़ी टफ माना जाता है। एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, उसी स्टेटमेंट के अनुसार आपको आंसर देना होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। अक्टूबर महीने में मोटरसाइकिल की बिक्री इस बात पर निर्भर करती है कि पिछले कुछ महीनों में मानसून कैसा रहा। भारत के अधिकांश हिस्सों में चालू वर्ष में वर्षा अपेक्षा से अधिक हुई है। अब देखिए इससे हमें कुछ मिला नहीं। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, उपरोक्त से मोटरसाइकिल विनिर्माण कंपनियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन निकाला जा सकता है। अब देखिए इसको, फर्स्ट है लाभप्रदता बढ़ाने के लिए कंपनियां मोटरसाइकिल की कीमतें बढ़ाएंगी, इससे कोई मतलब नहीं। अब सबको हम लोग पढ़ लेंगे। कंपनियां लागत को कम करने के लिए जनशक्ति का कम कर, बात ये नहीं है। यदि कीमतें अपरिवर्तित बनी रहती हैं तो भी कंपनियों का राजस्व बढ़ेगा। अब देखिए कोई वस्तु है, उसका डिमांड यदि बढ़ गया तो आप प्राइस चेंज भी नहीं करेंगे तो भी क्या होगा, उसका यदि पहले 10 बिकता था अब वो 100 बिकने लगा तो उसको तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये कुछ हद तक का भी सही जा रहा है। अब देखिए प्रत्येक कंपनी की बाजार हिस्सेदारी में अच्छी, ये कोई मतलब नहीं, तो ये वाला आपका लॉजिक निकल रहा है, ये वाला आपका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। जब लोग नए घर खरीदते हैं तो उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि खरीदते हैं। नया घर कोई भी खरीदेगा तो ये सब ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं अच्छी इसको भी खरीदेगा। तो नए फ्लैट की बिक्री होम लोन दरों पर निर्भर करती है। अब नया फ्लैट लेने के लिए आपको होम लोन लेना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या आपको मिनिमम ब्याज दर होना चाहिए और तभी आप घर खरीदेंगे। तो यदि आशा की जाती है कि अगले वर्ष कम से कम 1% ब्याज दर में कटौती करेंगे, जो कि बड़ी कमी है। अब देखिए इसका हम लोग आंसर कैसे देंगे और क्या पूछा गया है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए उपभोक्ता टिकाऊ उत्पाद कंपनियों को अपनी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए भारी छूट देगी।
अब देखिए इस तरह हम लोग पढ़ेंगे तो कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या करना होता है, जो ऑप्शन दिए हैं सबको पढ़ना है और उसमें बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसको हमें चुनना होता है। तो चलिए इससे अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, अगला पढ़ते हैं। भारत को उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के अधिक बहुराष्ट्रीय ब्रांडों को आकर्षित करने के लिए सरकार विदेशी निवेश मापदंडों में राहत देगी। अब देखिए इससे चलिए हम अगला पढ़ते हैं। रियल इस्टेट सेक्टर और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों की बिक्री में उच्च वृद्धि देखी जाएगी। ये कुछ लॉजिक बन रहा है कि जब बिकेगा तो क्या होगा, जब नया मकान कोई खरीदेगा तो उसके साथ साथ उपभोक्ता वस्तुओं को भी खरीदेगा। तो ये कुछ हद तक ऑप्शन आपका राइट जा रहा है। शॉपिंग मॉल में बिक्री की तुलना में, ये बकवास है। अब देखिए ये वाला आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी नया मकान खरीदेगा तो क्या करेगा, वो उपभोक्ता वस्तुओं को अपने मकान के अंदर लाएगा, खरीद के लाएगा, फैसिलिटी सारी रखेगा। तो ये आपका लॉजिक निकल रहा है, बाकी आपका लॉजिक नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से कथन निष्कर्ष का एक क्वेश्चन है। रमेश की डॉक्टर बनने की इच्छा है, रमेश को डॉक्टर बनने की इच्छा है। अब देखिए डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसको इसमें मेंशन किया गया है। किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के लिए प्रत्येक को भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में अच्छे अंक प्राप्त करने चाहिए और प्री मेडिकल परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा में तीनों मेडिकल परीक्षाओं में उच्च रैंक भी प्राप्त करना चाहिए। रमेश ने अपनी बोर्ड परीक्षा में तीनों विषयों में उच्चतम अंक अर्जित किए और मेडिकल टेस्ट में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब देखिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उन्होंने पूरा किया है, तो इसके अनुसार पे हम लोग इसका कथन का निष्कर्ष देते हैं। अब देखिए रमेश स्वर्ण पदक विजेता डॉक्टर बनेगा। अभी तो वो एंट्री ले रहा है डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए, वो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। तो ये भविष्य के लिए हम लोग कैसे जान सकते हैं कि रमेश वहाँ पे जाके क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो ये तो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। रमेश डॉक्टर बन जाएंगे और स्वयं बहुराष्ट्रीय अस्पताल खोलेंगे। ये भी कोई लॉजिक नहीं निकल रहा है कि डॉक्टर बनने के बाद वो अपनी अस्पताल चलाएंगे कि किसी के अंडर में काम करेंगे या गवर्नमेंट जॉब करेंगे। ये भी देखिए रमेश आसानी से अपनी पसंद के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका लॉजिक 100% सही जा रहा है। अब ये भी पढ़ सकते हैं कि टॉपर होने के नाते अभी इंजीनियर कहाँ से बन जाएगा, डॉक्टर बनने के लिए आया है तो इंजीनियर कहाँ से बन जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका 100% राइट होगा। तो जब भी आप कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो जल्दीबाजी में आप क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए। पहले आप कथन को पढ़िए कि कथन में कहा क्या गया है, उसके अनुसार 4 ऑप्शन जो आएंगे उसमें हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि बेस्ट ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे भी देखिए आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। मैं उस दुकान पर खरीदारी करना पसंद करता हूँ जिसमें अधिक ऑफर और छूट मिलती है, इसलिए मैं जी मार्ट पर अधिक और ब्लिस बाज़ार पर कम खरीदारी करना चुनता हूँ। अब देखिए जी मार्ट में वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वहाँ ऑफर ज़्यादा मिल रहा है इसको और ब्लिस में कम मिल रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या कहा गया है। जी मार्ट और ब्लिस बाज़ार दोनों में अधिक ऑफर छूट है। यदि अधिक ऑफर छूट है तो वो क्यों इसी में जा रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ब्लिस बाज़ार में कोई ऑफर छूट नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि जी मार्ट है 20% का ऑफर दे रहा है, ब्लिस 15% का ऑफर दे रहा है, तब भी लोग इसको नहीं प्रेफर करेंगे, इसी को प्रेफर करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्लिस कोई ऑफर ही नहीं दे रहा है, इसको कहना गलत है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जी मार्ट में ब्लिस की तुलना में अधिक ऑफर छूट मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, आपका राइट हो गया, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी मार्ट में अभी हमने शुरू में ही बताया कि जी मार्ट में अधिक उसको छूट मिल रहा है ब्लिस के अनुसार। देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ये वीडियो का क्वेश्चन है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई और पेपर सेट हम सॉल्व करा रहे हैं,
तो ये वीडियो का क्वेश्चन पेपर है जो 2018 में पूछा गया था। आप लोग खुद अनुमान लगा के देखिए कि इसमें कितने लेंदी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप लोग पढ़ाई थोड़ा भी सीरियस कर रहे होंगे तो आप लोग पेपर सॉल्व किए होंगे और जान रहे होंगे। यदि आप लोग हल्के में अभी ले रहे हैं तो आप लोग समझिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद वीडियो कब आएगा ये कोई भरोसा नहीं है। ये बहुत ही अच्छा चांस है, इसको आप लोग ग्रैब कीजिए और अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। और इसमें ये नहीं कीजिए आप लोग अभी से फालतू के चक्कर में इतना पड़ गए हैं कि डेट कब आएगा, डेट कब होगा, इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा, कट ऑफ कितना जाएगा, ये फालतू के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कि 10 दिन बाद आपका डेट निकल गया, क्या आप प्रिपेयर हैं कि 250 नंबर ला सकते हैं? आपका 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा तो 250 नंबर लाने के काबिल हैं आप? नहीं है ना। तो फिर से आप इसको प्रिपेयर कीजिए। आपको मान लीजिए कि 6 महीने का टाइम मिला, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर तो ये पेपर होगा ना। लेकिन जिस लेवल का ये पेपर है उसमें आप लोग टारगेट बना के चलिए ना कि 250 नंबर हमको लेके आना है। इसके बाद तो आपको कोई पेपर देख नहीं रहा है, आप नई पढ़ाई करेंगे तो करेंगे क्या? आप रेलवे की हालत आप लोग देख रहे हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम हुआ है, रिजल्ट आया है, कितना बड़ा महामारी चल रहा है। ये एक पेपर देने के बाद आप लोग तुरंत वीडियो के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे कि हाँ हम वीडियो बन गए। कल हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, उसमें आप लोगों को पूरा बताएंगे कि कैसे क्या करना है और कैसे पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। और कल वाला वीडियो आप लोग मिस मत कीजिएगा। जो आप लोग डेट के चक्कर में और कट ऑफ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये आप लोग देखना छोड़िए और सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप लोग पेपर का लेवल देख रहे हैं कि कितना हाई लेवल स्टैंडर्ड इसका है। तो आप उस लेवल से पढ़ाई कीजिए और अच्छे से अपना मार्क इंक्रीज कीजिए। ये नहीं है कि 170 कट ऑफ जा रहा है तो हमारा भी 170 हो, तो पता चलेगा कि आप टाइफिस हो जाएंगे। आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि हमें कट ऑफ ही देखना ना पड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। मधुमेह होने के कारण डॉक्टर ने मुझे कम चीनी का उपभोग करने की सलाह दी है, इसलिए मैं कम आइसक्रीम खाता हूँ। अब देखिए मधुमेह हो गया है, उसको डायबिटीज़ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ डायबिटीज़ हो गया है, इसका मतलब शुगर कम कंज्यूम करना है। तो देखिए आगे क्या लिखा है, आइसक्रीम में चीनी कम होती है और आइसक्रीम खाने से मधुमेह के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। अब देखिए आइसक्रीम खाने से यदि मधुमेह कम होगा तो हाँ डॉक्टर क्यों कहेगा कि इसको कम खाइए, और ज़्यादा खाइए तब और जल्दी से कम होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, फालतू हो गया। आइसक्रीम खाने से शरीर में चीनी का स्तर कम हो जाता है, ये भी फालतू क्वेश्चन। आइसक्रीम में चीनी होती है इसलिए कम आइसक्रीम उपभोग करने से चीनी का सेवन कम हो जाता है। अब देखिए ये लॉजिक वाला ऑप्शन है कि आइसक्रीम में चीनी कम होती है इसलिए इसको कम कंज्यूम करना है। अब जिस चीज़ में ज़्यादा शुगर होगा उसको क्या करना है, कम कंज्यूम करना है। इसलिए हमारा जो डायबिटीज का पेशेंट हम बन गए हैं, इसके रोकथाम में क्या होगा, मदद होगा। तो ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कथन निष्कर्ष से कितने क्वेश्चन आपको मिले हैं। एक रिटेल स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने गतिविधियों और प्रचार पर अपने विपणन बढ़ा दिए हैं। मतलब क्या होगा, मार्केटिंग वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए उच्च विपणन खर्च, कर्मचारियों का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। गतिविधियाँ और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय। ये कंफर्म है कि यही होगा। जब आदमी ज़्यादा प्रचार करेगा तो क्या होगा, ज़्यादा लोग उसको जानेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा उनकी मार्केटिंग होगी, ज़्यादा वस्तु बिकेगा तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब आपका प्रैक्टिस से आएगा। देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन केवल कथन निष्कर्ष से पूछे गए हैं। और इन 6 का आंसर काफ़ी आसानी से आप दे सकते हैं यदि आपका थोड़ा सा लॉजिक क्या है, सेंस अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखिए बुक को लिखा है, बुक को लिखा है कि इसको रीड किया जाता है। तो स्पीच को क्या किया जाता है,
अब नरेंद्र मोदी स्पीच देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सुनेंगे ही तो इसको लिसन किया जाता है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। W के बाद आता है X, D के बाद आता है E, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, T के बाद आता है U, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट गया। अब देखिए हमें I का नहीं चेक करना है, I का नहीं चेक करना है क्योंकि K इसमें भी है और K इसमें भी है, हमें I और J चेक करना है। अब देखिए यहाँ पे W में 1 जोड़ा, फिर A में कितना, A के बाद C लिख दिया मतलब 2 जोड़ा, फिर T में कितना जोड़ा है, T के बाद W मतलब 3 जोड़ा है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, G में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 क्या होता है 10 होता है। G का रैंकिंग कितना होता है 7 होता है और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, देखिए जल्दी, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि यहाँ आई दिया है तो आई तो होगा नहीं। तो ये रहा 25 क्वेश्चन पार्ट 1, और पार्ट 1 ये कंप्लीट, इसको हम लोग कल के वीडियो में करेंगे जो 25 क्वेश्चन और बचे हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इसको आप लोगों को देखना है और अच्छे से समझ के क्वेश्चन को करना है। हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोगों को कैसे तैयारी करनी है ताकि हम लोग का नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो इसको आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को जुड़ेंगे तब भी अच्छा है, नहीं जुड़ेंगे तो भी अच्छा है। यदि हमारे पढ़ाने से एक लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए हमारे पास भी टाइम की बहुत कमी रहती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम एक लोगों का भी हेल्प कर दें तो वो काफ़ी अच्छा होगा और मेरा भी इसमें रिवीजन हो जाएगा। हम कोचिंग पढ़ाते हैं, उसमें भी हमारा रिवीजन होता है। तो हमारा भी तो टारगेट है कि 250 प्लस इसमें नंबर लेके आना है और हमें एक जॉब सिक्योर करना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग कल फिर से मिलेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़िए, मस्ती से रहिए, खुश रहा कीजिए। देखिए दुखी होने के लिए आप लोगों के पास हज़ारों कारण हैं, हमारे पास भी हज़ारों कारण हैं, लेकिन खुश रहने के लिए आपको केवल एक रीज़न चाहिए। उस रीज़न को खोजिए और खुश रहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तभी आप लोगों की पढ़ाई होगी। विदाउट हैप्पीनेस यू कांट रीड, यू कांट स्टडी वेरी वेल। तो आप लोग खुश रहने की कोशिश कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।